नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। देखिए दोस्तों, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे इस एपिसोड में डायरेक्ट आए हैं, अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और आप डायरेक्टली मेरे इस एपिसोड्स को देख रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए इस एपिसोड्स को देखें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र की सभी बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर रहे, ताकि आपको ये लेक्चर को समझने में, इस एपिसोड्स को समझने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज जो टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा दोस्तों, वो है भावों के कारक तत्व। ठीक है, भावों के कारक तत्व। भाव को हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलेंगे, हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाव के कारक तत्व, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउस सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। ठीक है, टोटल 12 भाव होते हैं। इन भावों को हम क्या कहते हैं, हाउसेस भी बोलते हैं। जैसे देखिए, ये एक कुंडली है। ठीक है, इसमें 12 घर हैं। जैसे ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर, ये 12वां घर। ठीक है, तो आप इसको घर बोलिए या भाव बोलिए। ठीक है, आप इसको पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां या 12वां, ठीक है, भाव भी बोल सकते हैं। सो भाव बोलिए या घर बोलिए। ठीक है, और इंग्लिश में सेम आप उसको हाउस बोलिए। ये आपकी फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस लिखा है, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक मैंने सबको रोमन में लिखा है। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये याद रखिए कि ये किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। ठीक है, ये मेष लग्न की कुंडली भी हो सकती है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन। ठीक है, तो ये किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन भाव, हाउस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। कि किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, अगर आपके यहाँ पे 1 लिखा है तो उसका मतलब हो गया कि ये आप मेष लग्न की कुंडली है, 2 लिखा तो वृषभ, 3 लिखा तो मिथुन, इसी तरीके से किसी भी लग्न की कुंडली ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके जो भाव रहेंगे, जो हाउस रहेंगे, वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, लग्न चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लग्न राशि जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुंडली में भाव जो रहेंगे, जो हाउसेस जो रहेंगे, वो हमेशा फिक्स रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है, हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, किसी भी लग्न की कुंडली हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो हर हाउस है, ठीक है, ये क्या करता है, किसी न किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है, किसी न किसी चीज़ को सूचित करता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, भावों के कारक तत्व या हाउस सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, तो ये किन किन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, उसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ आज करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट हाउस। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हाउस को हम क्या बोलते हैं, तनु भाव या लग्न भाव। ठीक है, ये जो फर्स्ट हाउस है, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है रोमन में, फर्स्ट हाउस, इसको हम बोलते हैं तनु भाव या लगन भाव या तन भाव। ठीक है, फर्स्ट हाउस को हम तनु भाव या लगन भाव या तन भाव बोलेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट हाउस से हम व्यक्ति के शरीर को देखते हैं, उसके रूप रंग को देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं यानी कैरेक्टर को, उसके दिमाग को देखते हैं, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, उसकी आउटलुक और उसकी पर्सनालिटी, ये जो है हम उसको फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस क्या हो गए, तनु भाव या तन भाव या लग्न भाव। और इससे हम देखेंगे क्या, शरीर, व्यक्ति का रूप रंग यानी गोरा है, काला है, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका दिमाग, ठीक है, उसकी बिहेवियर, उसकी एटीट्यूड, उसकी आउटलुक, उसकी पर्सनालिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होगी हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस आपके इन चीज़ों को इंडिकेट करती है, डोनेट करती है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये कुंडली की सेकेंड हाउस होगी, या उसको दूसरा भाव भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा भाव क्या होता है, धन भाव। दूसरे भाव को हम कुंडली में क्या बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं। ठीक है, और इस सेकेंड हाउस से हम देखते हैं धन, वेल्थ। ठीक है, कुटुंब यानी परिवार, वाणी, स्पीच, दांत, तित और दाई आंख मीन्स राइट आई।
ठीक है। तो सेकंड हाउस को हम क्या बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं। इससे हम धन, कुटुंब, वाणी, दांत और दाईं आंख को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हो गई सेकंड हाउस। अब आते हैं दोस्तों अपने थर्ड हाउस में, ठीक है। थर्ड हाउस बोलिए या इसको तीसरा भाव बोलिए, ठीक है। थर्ड हाउस को हम बोलते हैं सहज भाव या पराक्रम भाव, ठीक है दोस्तों। थर्ड हाउस को हम सहज भाव या पराक्रम भाव बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस से दोस्तों हम देखेंगे आपके छोटे भाई बहन को, आपके पराक्रम को, आप कितने मेहनती हैं उसको देखेंगे। आपकी छोटी यात्राएं, जो छोटी यात्राएं करते हैं वो भी आपके थर्ड हाउस से देखी जाती है। उसके बाद गला, नेक, ठीक है, और दायां कान, ठीक है। तो दायां कान और गला जो होगा वो भी आपके थर्ड हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। यानी आपके शरीर के इन पार्टों में अगर कोई बीमारी है या नहीं है, या इन फ्यूचर हो सकती है या नहीं हो सकती, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं, ठीक है। जैसे गला और दाएं कान से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होने की गुंजाइश है या हो सकती है तो उसको क्या करेंगे, आपके थर्ड हाउस से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों थर्ड हाउस को क्या बोलेंगे हम, सहज भाव या पराक्रम भाव। और ये इंडिकेट करेंगे आपके छोटे भाई बहन को, आपके पराक्रम को, आपके मेहनत को, आपके छोटी यात्राएं को, आपके गले को और आपके दाएं कान को, ठीक है। और ये गले और दाएं कान में कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, इसकी जांच जो होगी हम थर्ड हाउस से करेंगे। थर्ड हाउस को देख के हम इसका निर्णय करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सुख भाव। देखिए दोस्तों ये फोर्थ हाउस है, इसको आप चौथा भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ हाउस या चौथा भाव, या इसको हम सुख भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस से हम माता को देखेंगे, यानी आपकी मदर को देखेंगे, वाहन को देखेंगे, जमीन को देखेंगे, यानी आपके पास प्रॉपर्टी कैसी है, कितनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है। आपके मकान को देखेंगे, आपको जो भी सुख सुविधाएँ मिली है उसको देखेंगे। आपकी नेटिव लैंड, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ के आप ओरिजिनली हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, उसके बाद सीना, चेस्ट, फेफड़ा और दिल, इससे संबंधित कोई आपको बीमारी होगी या नहीं होगी, इसको हम किससे देखेंगे, फोर्थ हाउस से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फोर्थ हाउस को हम क्या बोलेंगे, चौथा भाव या सुख भाव। इससे आपके माता को, वाहन को, आपके मकान को, ज़मीन को, आपके प्रॉपर्टी को, आपको जो जो सुख सुविधाएँ मिली है उसको, आपके नेटिव लैंड को, यानी क्योंकि वही आपकी ओरिजिन है, उसको देखेंगे। और आपके सीना, फेफड़े और दिल, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, इसकी जांच हम फोर्थ हाउस से देखेंगे, निर्णय करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ हाउस। इसको हम फिफ्थ हाउस बोलिए या पांचवा भाव बोलिए या संतान भाव बोलिए, ठीक है। फिफ्थ हाउस को हम क्या बोलते हैं, संतान भाव भी बोलते हैं। और फिफ्थ हाउस से आपकी पहली संतान देखी जाएगी, ठीक है। आपकी पहली संतान जो होगी वो आपके फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी। उसके बाद बुद्धि देखी जाएगी, आपकी शिक्षा, लव अफेयर, अनसर्टेन गेन, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह में नहीं अचानक से प्रॉफिट हो जाती है, तो वो सभी आपके फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। और गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय जो होगी उसको जो उसमें कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, कैसा होगा, वो आपके फिफ्थ हाउस से ही उसका निर्णय होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिफ्थ हाउस को पांचवा भाव भी बोल सकते हैं या इसको संतान भाव भी बोलते हैं। इससे निर्णय होगा आपकी पहली संतान का, ठीक है, आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी लव अफेयर का और अनसर्टेन गेन, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी में कोई अचानक से गेन हो जाए, उसकी जांच होगी आपके फिफ्थ हाउस से। और गर्भाशय, ठीक है, आपके शरीर के गर्भाशय वाले पार्ट को अगर देखना होगा तो फिफ्थ हाउस से उसको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों सिक्स्थ हाउस, दोस्तों ये सिक्स्थ हाउस है, इसको हम छठा भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिक्स्थ हाउस या छठा भाव, या इसको हम क्या बोलते हैं, शत्रु भाव या रिपु भाव, ठीक है। शत्रु भाव या रिपु भाव भी हम बोलते हैं सिक्स्थ हाउस को। तो सिक्स्थ हाउस से दोस्तों रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, लंबी बीमारियां और आंत यानी इंटेस्टाइन जो होती है वो सब सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है, ठीक है। और ये हाउस जो होते हैं सिक्स्थ हाउस को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इसको त्रिक भाव भी बोला जाता है। इस हाउस को कुंडली में शुभ नहीं माना जाता, ठीक है, इसको खराब माना जाता है सिक्स्थ हाउस को। क्यों? क्योंकि ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, लंबी बीमारियां और आंत को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसलिए सिक्स्थ हाउस को कुंडली में शुभ नहीं माना जाता, इसको त्रिक भाव में रखा जाता है। 3 ऐसे हाउसेस होते हैं जिनको त्रिक कहा जाता है, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इनमें से एक आपका सिक्स्थ हाउस है जिसको हम त्रिक भाव भी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से सिक्स्थ हाउस से ही दोस्तों ये निर्णय होगा
कि आप किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, आप में कितनी compete करने की क्षमता है, इसका निर्णय जो होगा आपके 6th हाउस से ही होगा, ठीक है। और कोर्ट केस कचहरी, अगर आपकी कोई केस चल रही है, लंबी चल रही है, तो उसमें आपकी जीत होगी, हार होगी, कब फैसला होगा, ये सब भी चीज़ों की जानकारी जो होती है आपके दोस्तों 6th हाउस से मिलती है, ठीक है दोस्तों। और आपकी लंबी बीमारियाँ, कोई बीमारी और जो बहुत दिन से 10 साल 15 साल से चली आ रही है, वो आपके 6th हाउस से देखे जाएंगे। आपकी आंत, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई चीज़, कोई बीमारी होगी तो वो आपके 6th हाउस से देखी जाएगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 7th हाउस पे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 7th हाउस है, ठीक है। आप इसको 7th हाउस बोलिए या 7वां भाव बोलिए, या इसको दारा या कलत्र या जया भाव बोलिए, ठीक है। दारा या कलत्र या जया भाव का मतलब क्या होता है? आपकी स्पाउस का घर, ठीक है, आपकी धर्मपत्नी का घर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 7th हाउस से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं, ठीक है। अगर लड़का है तो तो उसकी जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो लड़की होगी वो कैसी होगी, और अगर लड़की है तो उसका लाइफ पार्टनर लड़का जो है वो कैसा होगा, वो आपके 7th हाउस से डिटरमाइन किया जाता है, मालूम किया जाता है। उसके बाद आपकी डेली वेजेस, ठीक है, रोज़ जो आपकी जो कमाई होती है वो देखी जाएगी आपकी 7th हाउस से। उसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप, कोई बिजनेस जो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं वो आपके 7th हाउस से देखा जाएगा कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और पार्टनरशिप में किया हुआ बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, या आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें धोखा खाएंगे। तो इन सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है वो हमको 7th हाउस को देख के मालूम करना पड़ता है, ठीक है। और 7th हाउस इन चीज़ों को इंडिकेट करती है। और साथ ही मूत्र मार्ग, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं उसमें कोई बीमारियां वगैरह आएगी तो उसके लिए भी आपको 7th हाउस को देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, 7th हाउस को 7वां भाव भी बोल सकते हैं, दारा या कलत्र भाव या जया भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। जया का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपकी धर्म पत्नी, ठीक है। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये स्पाउस का स्थान है। अगर लड़की है तो उसके लिए लड़का जो होगा, हस्बैंड होगा, वो कैसा होगा, और लड़का है तो उसकी वाइफ कैसी होगी, इसकी जानकारी हमें 7th हाउस से मिलेगी। और ये आपके इंडिकेट करेगा लाइफ पार्टनर को, डेली वेजेस, आपकी रोज़ की जो इनकम हो रही है वो, बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस कैसी चलेगी, पार्टनरशिप में आप धोखा खाएंगे या सक्सेस होंगे, और साथ ही साथ मूत्रमार्ग यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी 7th हाउस से मिलेगी। अब दोस्तों देखिए 8th हाउस, ठीक है। 8th हाउस को दोस्तों आप 8वां भाव भी बोल सकते हैं या इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 8th हाउस को 8वां भाव या मृत्यु भाव भी बोलते हैं। अब मैंने जो अभी कुछ देर पहले बताया दोस्तों कि कुंडली में 3 ऐसे घर होते हैं जिनको शुभ नहीं माना जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यानी 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तो उनमें से एक भाव आपका 8वां भाव है, इसको भी क्या बोलते हैं? त्रिक भाव की श्रेणी में रखते हैं, यानी ये भी घर जो होता है शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। इसलिए देखिए, क्योंकि इसको, ये तो साक्षात मृत्यु भाव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। इससे दोस्तों डिटरमाइंड होता है आपकी मृत्यु, ठीक है। आपकी मृत्यु यानी आप दीर्घायु हैं या अल्पायु हैं, ठीक है, आप लंबी जिएंगे या जल्दी आपकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, उसकी जानकारी आपके 8th हाउस से मिलती है, ठीक है। उसके बाद हायर सीक्रेट नॉलेज, ठीक है। फिर ससुराल पक्ष, ठीक है, ससुराल पक्ष कैसा रहेगा उसकी जानकारी मिलेगी। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स, यानी आपकी ज़िंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें जो रुकावटें आ रही है वो भी आपके 8th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। टेंशन, जो चिंता होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, और मृत्यु तुल्य जो कष्ट है, और गुप्त रोगों से संबंधित, यानी गुप्तांग जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो सभी चीज़ें जो होगी आपके देखी जाएगी 8th हाउस से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि 8वां भाव जो है, 8th हाउस जो है, उसको त्रिक भाव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर शुभ नहीं माना जाता है, इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। और ये दोस्तों इंडिकेट करते हैं आपकी मृत्यु को, यानी ये बताएंगे कि आप अल्पायु हैं या दीर्घायु, यानी आपकी ज़िंदगी जो है वो लंबी चलेगी या शॉर्ट, ठीक है। और दूसरा हायर सीक्रेट नॉलेज को बताते हैं, आपके ससुराल पक्ष से आप पक्ष के बारे में जानकारी देंगे, आपके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, यानी ऑब्स्टिकल के बारे में, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, गुप्तांग द सेक्सुअल ऑर्गन्स, और मृत्यु तुल्य कष्ट जो है उसको इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है 8th हाउस। इन चीज़ों की जानकारी हमें 8th हाउस से मिलती है। अब देखिए दोस्तों 9th हाउस, 9th हाउस को आप 9वां भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 9th हाउस तो हम भाग्य भाव भी बोल सकते हैं, आप इसको 9वां भाव भी बोल सकते हैं। इस हाउस से हमें जानकारी मिलेगी अपने भाग्य की, यानी किस्मत की, अपने पिता की, विदेश यात्रा की। देखिए दोस्तों, विदेश यात्रा बोल रहा हूँ मैं, विदेश सेटलमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी आप गए, घूमे फिरे और उसके बाद अपना काम किए
और उसके बाद फिर वापस आ गए, ठीक है। तो ये विदेश यात्रा को इंडिकेट करती है, विदेश सेटलमेंट को नहीं, ठीक है। उसके बाद आप धर्म को मानते हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जांघें, थाई जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 9th हाउस, ठीक है दोस्तों। तो 9th हाउस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नवा भाव या भाग्य भाव, और ये इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे भाग्य को, पिता को, विदेश यात्रा को, धर्म को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, साथ ही साथ आपके थाई यानी कि जांघ को। अब दोस्तों 10th हाउस ये देखिए दोस्तों, ये 10th हाउस है, ठीक है। 10th हाउस को हम कर्म भाव भी बोलते हैं, या कर्म भाव भी बोल सकते हैं, या इसको 10वां भाव भी बोल सकते हैं। इससे क्या डिटरमाइन होगा, आपका कर्म, आप किस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हैं, ठीक है, इसकी जानकारी आपको 10th हाउस से मिलेगी, ठीक है। 10th हाउस आपके कर्म को यानी प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। आपका जो घुटने का जोड़ है, ठीक है, और टांगे हैं, उसमें कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, उसको जानकारी हमें 10th हाउस से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये घुटने के जोड़ और टांग को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो 10th हाउस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्म भाव या 10वां भाव, और ये आपके कर्म को, प्रोफेशन को, घुटने के जोड़ को और टांगों को बारे में जानकारी देती है, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं 11th हाउस पे। तो देखिए दोस्तों, ये 11th हाउस है, या उसको आप 11वां भाव भी बोल सकते हैं, या एकादश भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। 11th हाउस को हम लाभ भाव भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 10th हाउस अगर आपके प्रोफेशन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, तो इस प्रोफेशन से हमें कितना लाभ मिलेगा, वो हमें 11th हाउस से उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो 11th हाउस जो है उसको हम बोलते हैं लाभ भाव या एकादश भाव। इससे दोस्तों हमें जानकारी मिलती है बड़े भाई की, ठीक है, अपने बड़े भाई की, लाभ की यानी कि प्रॉफिट की, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा पूर्ति जो होती है ना, वो मेरी होगी कि नहीं होगी, इसकी जानकारी हमें 11th हाउस से मिलेगी। छोटे मोटे रोग, जुकाम, सर्दी, खांसी जो होती है वो उसको इंडिकेट करते हैं 11th हाउस। बायां कान, ठीक है, लेफ्ट ईयर जो है उसको आपका इंडिकेट करता है 11th हाउस, और साथ ही घुटने के नीचे का जो पोर्शन है शरीर का, उसको भी आपका 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। तो 11th हाउस क्या हो गया दोस्तों, आपका लाभ भाव कहलाया, इसको एकादश भाव भी कहते हैं। ये इंडिकेट करेंगे आपके बड़े भाई को, आप जो भी, और जो प्रॉफिट हो रहा है आपको काम करने से, व्यवसाय से, वो, उसका फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को, यानी आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है कितनी हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। छोटे रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम जो होंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बाएं कान को और घुटने के नीचे जो पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इन दोनों में कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी हमें 11th हाउस से मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट जो हो गया वो है 12th हाउस, ठीक है, या उसको आप 12वां भाव भी बोल सकते हैं, या इसको द्वादश भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 12th हाउस को हम द्वादश भाव या 12वां भाव, या इसको व्यय भाव भी बोलते हैं, ठीक है। व्यय भाव, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इंडिकेट करते हैं हमारे फॉरेन सेटलमेंट के, यानी विदेश में बसेंगे कि नहीं बसेंगे परमानेंटली, ठीक है, उसकी जानकारी जो होती है हमें 12th हाउस से मिलती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फॉरेन सेटलमेंट को, ठीक है, जेल यात्रा को, जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं उसको, आपकी नींद को यानी स्लीप को, और बाईं आँख को यानी लेफ्ट आई को, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी होती है वो हमें 12th हाउस से मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखें, मैंने आपको बता दिया कि हर भाव, हर हाउस जो होता है किसी न किसी चीज़ के का कारक होता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हर हाउस में, हर हाउस बॉडी के किन किन पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, मैंने उसकी भी जानकारी आपको दे दी, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस में तो आपका शरीर हो गया, रूप रंग हो गया, चरित्र हो गया, दिमाग हो गया। सेकेंड हाउस आपकी दांत और दाईं आंख, बॉडी का जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी बीमारियों के लिए आपको सेकंड हाउस को देखना पड़ेगा। अगर दांत और दाईं आंख से कोई रिलेटेड जो बीमारी है उसकी जानकारी हमें सेकंड हाउस से मिलेगी, ठीक है। और गला और दायां कान से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी हमें थर्ड हाउस को देख के लग जाएगी। उसी तरीके से सीना, फेफड़ा और दिल में कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी हमें फोर्थ हाउस को देख के मिल जाएगी। और गर्भाशय में कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी हमें फिफ्थ हाउस को देख के लग जाएगी। और अगर आंत में, इंटेस्टाइन में कोई बीमारी है, लंबी बीमारियां चल रही है तो उसकी जानकारी हमें सिक्स्थ हाउस को देख के मिल जाएगी। उसी तरीके से मूत्र मार्ग यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी हमें सेवेंथ हाउस से मिल जाएगी, ठीक है। और गुप्तांग यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी हमें एट्थ हाउस से मिल जाएगी। नाइन्थ हाउस से हमें थाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि जांघों को रिप्रेजेंट करती है। टेंथ हाउस से हमें घुटने के जोड़ और टांगों में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी हमें टेंथ हाउस से मिलेगी।
और छोटे रोग और बायां कान और घुटने के नीचे के पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसकी जानकारी 11th हाउस से मिलेगी। और 12th हाउस से मुझे नींद और बाईं आंख में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी हमें 12th हाउस से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हर हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मदद से आदमी की टोटल लाइफ स्पैन में क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके घर वाले से रिश्ते कैसे हैं, छोटे भाई से कैसे रिश्ते हैं, उसकी शादी जब हो रही है तो शादी के बाद उसको वाइफ कैसे मिलेगी, ठीक है, या लेडीज़ है तो उसको हस्बैंड कैसा मिलेगा, उसकी संतान कैसी होगी, फर्स्ट जो संतान है लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है, वो फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जातक का, ठीक है, और जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है हमें कुंडली के इन 12 भावों से मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक दो बार उसको आप सरसरी निगाह इस पर डाल लीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार आप जैसे ही उसको देखेंगे तो ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, सेट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने आज आपको जो बताया वो क्लियर हो गया होगा आपको, और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं तब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।